everyone, welcome back to our channel. So today we'll start with part 7 of national income, which talks about the measurement of national income. So today we'll be doing the value added method. But before that हम समझते हैं कि ये तीन methods होते क्या हैं. So in the last part of the video, we had understood about circular flow of income. So in circular flow, as you can see, there are three phases: production phase, distribution phase, and expenditure phase. So based on these three phases, we have three different methods of national income. So first one is your production phase. In this production phase, basically we are understanding that how firms produce goods and service. कैसे कोई फर्म प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विस को, ये इस फेज में हम देखते हैं, और कैसे वो इकोनॉमी में वैल्यू ऐड करती है. तो सपोज फर्म ने एक टेबल बनाया विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड, तो वो टेबल से इकोनॉमी में वैल्यू ऐड हो गई. सो ये काम है प्रोडक्शन फेज का. ना प्रोडक्शन फेज में जैसे जैसे वैल्यू ऐड होगी उसी मेथड से हम फाइंड करेंगे नेशनल इनकम. सो हमारा हो गया फर्स्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट नेशनल इनकम इज वैल्यू एडेड मेथड. ना अब आफ्टर प्रोडक्शन क्या होगा, ये जो हाउस होल्ड से सर्विसेज लिया था, हाउस होल्ड को ये पेमेंट करेंगे. पेमेंट करने का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. सो फर्म्स डिस्ट्रीब्यूट इनकम टू द हाउस होल्ड्स. So in this method income is distributed. So hence second method is income method. The third phase here is expenditure phase. यानी कि अब जो हाउस होल्ड को इनकम मिली थी अब वो स्पेंड करेंगे. सो हाउस होल्ड स्पेंड द इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. सो दिस इज द एक्सपेंडिचर फेज एंड हेंस वी हैव द एक्सपेंडिचर मेथड. सो आज हम बात करेंगे वैल्यू एडेड मेथड की. आज हम समझेंगे कि ये मेथड होता क्या है, हम कैसे नेशनल इनकम निकालते हैं इस मेथड से, एंड प्रिकॉशंस क्या लेने हैं हमें ये मेथड यूज़ करते हुए. सो लेट्स मूव ऑन टू दिस. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैल्यू एडेड. सो वैल्यू का मतलब हमेशा होता है कि क्या आपने आउटपुट क्या निकाला, क्या आउटपुट आया, ये होता है वैल्यू. इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड. प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि ये बेसिकली एक मल्टीप्लिकेशन है क्वांटिटी और प्राइस का. कितना वैल्यू प्रोड्यूस हुआ, कितने प्राइस पे, वो होगा आपका वैल्यू एडेड. ठीक है. तो इट मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट. तो हर एक प्रोड्यूसिंग यूनिट ने कितना वैल्यू ऐड किया, जब उसको हम टोटल करते हैं तो हमें क्या मिलती है, नेशनल इनकम. प्रोड्यूसिंग यूनिट यहाँ पे तीन होती हैं आपकी: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. तो तीनों की वैल्यू को ऐड करके जो वैल्यू मिलती है वो होती है आपकी वैल्यू एडेड. वैल्यू का हम बोलते हैं हमेशा GVAMP. दिस मीन्स ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा इस मेथड से तो आपको हमेशा GVAMP निकालना होता है. ठीक है. अब ये इसका मतलब क्या है, GVAMP और वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. यानी कि जितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है, जितना आउटपुट बनाया है किसी फर्म ने, किसी प्रोड्यूसर ने, और जितने रॉ मटेरियल्स लिए थे वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं. तो जितना वैल्यू बनाया और जितने रॉ मटेरियल्स यूज़ किए वो होता है आपका वैल्यू एडेड. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ब्रेड की, तो ब्रेड बनता है फ्लावर से, मिल्क से और शुगर से. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो तो ब्रेड बनाई एक प्रोड्यूसर ने फॉर एग्जाम्पल 80 रुपीज़ की. ठीक है. 80 रुपीज़ की ब्रेड बनाई और इस ब्रेड को बनाने के बाद उसने इस ब्रेड को सेल किया मार्केट में 100 रुपीज़ में. ये है इसका मार्केट प्राइस. तो उसने कितनी वैल्यू ऐड की, यहाँ पे वैल्यू ऐड हुई है +20. दिस इज़ द वैल्यू एडेड. सो अगर हम बात करें यहाँ पे फ्लावर, मिल्क, शुगर, तो फ्लावर, मिल्क और शुगर जो है वो है आपके रॉ मटेरियल्स. ठीक है. दिस इज़ योर रॉ मटेरियल्स. और आपका जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो है 100. तो हम बात करेंगे 100 - 80.
सो 20 इज़ योर वैल्यू एडेड। तो हमेशा होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन एंड इट टॉक्स अबाउट द मार्केट प्राइस, कि मार्केट में कितना प्राइस पे सेल हुआ है एक पर्टिकुलर गुड। जब हम तीनों सेक्टर्स का GVMP ऐड करते हैं तो हमको मिलता है GDP-MP, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल GVMP इज इक्वल टू GDP-MP, क्लियर। सो GVMP हमेशा हमारा यूज़ होगा इस मेथड में, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। सो मूविंग ऑन टू अंडरस्टैंड अबाउट कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है। नाउ यू नो दैट वैल्यू एडेड is equal to value of output minus intermediate consumption, ठीक है। अब हमको पता चल गया कि ये एडेड वैल्यू क्या है, बट ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है अभी भी हमने ये ढंग से नहीं समझा है। तो पहले इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू बेसिकली प्राइस इनटू क्वांटिटी। मैंने आपको बताया था अभी, प्राइस इनटू क्वांटिटी, द प्रोडक्ट, राइट। अगर तो इंटायर आउटपुट जो है प्रोड्यूसर का वो सोल्ड हो गया है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, यानी कि जितना सेल हुआ है प्रोड्यूसर का और जितना आउटपुट है वो पूरा सेल हो गए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। प्रोड्यूसर ने अगर 1000 बनाया था और 1000 पूरा सेल हो गया क्वांटिटी यूनिट्स, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, ठीक है। लेकिन अगर सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड, जो 1000 है, 1000 में से फॉर एग्जांपल 800 ही सेल हुआ, 200 रह गया, ठीक है, तो इट इज़ एडेड टू द फर्म्स इन्वेंट्री स्टॉक। तो यानी कि मेरे पास 800 मैंने सेल कर दिया, 200 मेरा बच गया, तो जो 200 है वो फर्म के इन्वेंट्री स्टॉक में ऐड हो जाएगा। इन्वेंट्री स्टॉक यानी कि चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, राइट। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए। पहला तो क्वेश्चन में अगर दिया है प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो आपका आउटपुट वही होगा। अगर एंटायर आउटपुट इज सोल्ड देन सेल्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। कुछ आउटपुट अनसोल्ड रह गया है, नहीं बिका है, तो आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। साल के एंड में कितना स्टॉक रह गया और शुरुआत में कितना था, वो होगा आपका चेंज इन स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक फॉर एग्जांपल हमारा था 1000 था प्रोड्यूस हुआ, और क्लोजिंग स्टॉक है हमारा फॉर एग्जांपल इसको मान लेते हैं 800। तो चेंज इन स्टॉक कितना हो गया, 800 माइनस 1000, 200। दिस इज योर चेंज इन स्टॉक, ठीक है। सो हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। नाउ एक यहाँ पे हमें नोट करने की बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड इन द सेल्स। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है एक्सपोर्ट्स, या सपोज फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आपकी जो फर्म है ये फर्म बाहर एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, ये फर्म बाहर एक्सपोर्ट करती है, तो वो भी सेल्स का पार्ट होना चाहिए ना। लेकिन हम एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे सेपरेटली। अगर डोमेस्टिक सेल्स लिखा है क्वेश्चन में तो हम एक्सपोर्ट इंक्लूड करेंगे, बट अगर डोमेस्टिक सेल्स नहीं मेंशन है तो एक्सपोर्ट्स इंक्लूड नहीं होंगे, दे विल नॉट बी इंक्लूडेड, राइट। एक्सपोर्ट्स तभी इंक्लूड होंगे जब डोमेस्टिक सेल्स वर्ड स्पेसिफिकली मेंशनड है आपके क्वेश्चन में। अगर डोमेस्टिक सेल्स मेंशन नहीं है तो एक्सपोर्ट्स इंक्लूड नहीं होंगे। हम मान लेंगे कि एक्सपोर्ट सेल्स का पार्ट है, क्योंकि जब फर्म बाहर अपना सामान बेचती है तो वो सेल कर रही है, तो वो सेल्स का पार्ट होना चाहिए। सेल्स का पार्ट तभी होगा जब डोमेस्टिक सेल्स मेंशन होगा, अगर मेंशन नहीं है तो ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। सो मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन बेसिकली क्या है, आपके एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल्स। ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे नोट्स में, एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल्स। So expenditure on intermediate goods used in the process of production is your intermediate consumption. It includes the value of purchase. तो जो भी फर्म परचेज कर रही है रॉ मटेरियल वो होगा आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन या IC, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स हमने पढ़ा था पार्ट 1 में नेशनल इनकम के। ये वो गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं या फिर रीसेल होते हैं। सो दोज आर इंटरमीडिएट गुड्स, राइट।
सो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखने की बात है। पहली चीज़ कि परचेज ऑफ मशीनरी कभी भी पार्ट नहीं होगा आईसी का, क्योंकि परचेज ऑफ मशीनरी मीन्स कैपिटल गुड, मशीनरी कैपिटल गुड है और हम यहाँ बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। तो परचेज ऑफ मशीनरी या क्वेश्चन में दिया जाता है तो वो आईसी का पार्ट कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इम्पोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड एज दे आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि अगर कोई भी फर्म बाहर से इम्पोर्ट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो परचेज कर रही है। अगर बाहर से वो इम्पोर्ट ले रही है इसका मतलब ये है कि वो परचेज कर रही है। लेकिन अगर डोमेस्टिक परचेज वर्ड मेंशन है तो ही हम इम्पोर्ट्स को इंक्लूड करेंगे। अगर डोमेस्टिक परचेज मेंशन नहीं, खाली परचेज मेंशन है तो हम इम्पोर्ट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, दे विल नॉट बी इंक्लूडेड, राइट। So two things to be kept in mind here: purchase of machinery will not be included in IC, and imports are not separately included unless and until domestic purchase word mention नहीं है, ठीक है। So what are the steps to find out national income by this method? हम कौन से स्टेप्स अप्लाई करते हैं और कैसे फाइंड करते हैं न्यूमेरिकल में आंसर। सो पहला तो आपका स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपके कौन सी जो फर्म्स हैं वो प्राइमरी में आएंगे, सेकेंडरी में आएंगे और टर्शरी में आएंगे। जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं कौन सी प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं और टर्शरी हैं, ठीक है। सेकेंड, एस्टिमेट एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी क्या है आपका? इट इज़ योर डोमेस्टिक इनकम। पहले निकालो हमेशा डोमेस्टिक इनकम, अगर मेंशन है क्वेश्चन में, अगर फाइंड करना है आपको नेशनल इनकम तो फाइंड डोमेस्टिक इनकम फर्स्ट। सो एनडीपीएफसी इज इक्वल टू व्हाट? जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था अभी कि सम ऑफ ऑल जीवीएमपी इज योर जीडीपीएमपी, राइट। हमने पढ़ा था अभी फर्स्ट उसमें पार्ट में कि सम ऑफ जीवीएमपी इज इक्वल टू जीडीपीएमपी, यस। सो दैट्स वाई वी विल ऑलवेज फाइंड आउट द जीडीपीएमपी मेथड। जीडीपीएमपी जाएंगे तो हम नेट से जा रहे हैं ग्रॉस में, तो क्या करेंगे? माइनस डेट, राइट। एफसी से जा रहे हैं एमपी में तो क्या करेंगे? माइनस एनआईटी। अब जीडीपीएमपी क्या है? जीडीपीएमपी है हमारा सम ऑफ जीवीएमपी, और वो क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। अभी हमने फॉर्मूला देखा है इसका। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है आपका? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। खाली सेल्स है अगर आपका सारा आउटपुट सोल्ड है। अगर सारा आउटपुट सोल्ड नहीं है, कुछ आउटपुट बिका नहीं है, रह गया है, तो वो चेंज इन स्टॉक ऐड हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होगा और आईसी यहाँ पे है ही। सो स्टेप 3 है एस्टिमेट एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी मीन्स नेशनल इनकम। सो एनएनपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी। निकाला अभी हमने, क्या चेंज है यहाँ पे? नेशनल से डोमेस्टिक में, सो प्लस एनएफआई है। सो हमने ये सारे कन्वर्जन्स पढ़े थे हमारे पार्ट 5 में। आपको कोई भी डाउट है कन्वर्जन्स कैसे करनी है, समझ में नहीं है, आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए। इसका लिंक आ रहा होगा आई बटन पे, या फिर लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट्स में भी। सो आप देख सकते हो इसको और समझ सकते हो बहुत ईजी मैनर में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन करना, नहीं तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएंगे। So last thing which is left for today is precautions. हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है ये मेथड यूज़ करते हुए। एंड ये प्रिकॉशंस हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स का कि व्हाट प्रिकॉशंस हैव टू बी टेकन वाइल यूजिंग वैल्यू एड मेथड, वाइल यूजिंग इनकम मेथड और वाइल यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। सो वी स्टडी फॉर दिस मेथड फर्स्ट। पहला प्रिकॉशन क्या है कि इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड एज दे आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। हमने ये पढ़ा था पहले भी कि वी नेवर इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। यानी कि अगर हमें ब्रेड बनानी है और ब्रेड बनाने के लिए हमें चाहिए मिल्क, हमें चाहिए फ्लावर, हमें चाहिए शुगर, तो वी विल नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ मिल्क, फ्लावर एंड शुगर बिकॉज ये ऑलरेडी पार्ट है फाइनल प्रोडक्ट ब्रेड का। तो वी विल नेवर इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स बिकॉज दे ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स। द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। यानी कि अगर आपने सेकेंड हैंड कार खरीदी है तो वो सेकेंड हैंड कार
का वैल्यू इनकम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज वो ऑलरेडी पहले आ चुका है। जब पहली बारी गाड़ी खरीदी गई थी तो वो ऑलरेडी पार्ट थी। अगर हम दोबारा इसको इंक्लूड कर लेंगे तो वो अगेन हो जाएगा डबल काउंटिंग, जो हमें नहीं करना है। लेकिन कोई भी ब्रोकरेज या कमीशन अर्न ऑन दैट सेल विल बी इंक्लूडेड। यानी कि अगर मुझे सेकेंड हैंड कार खरीदनी है एंड मैंने किसी ब्रोकर को बोला है मुझे कार ढूंढ के देने के लिए और मुझे उसको कमीशन पे करना है, तो दैट कमीशन विल बी अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, सो ब्रोकरेज और कमीशन अर्न ऑन सेकेंड हैंड गुड्स इज नेशनल इनकम का पार्ट, लेकिन इनका सेल और परचेज सेकेंड हैंड गुड्स का पार्ट नहीं होता है नेशनल इनकम का। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। यानी कि अगर हम बात करें एक फार्मर राइस प्रोड्यूस करता है, तो राइस प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि वो कुछ राइस जो है वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ करता है और कुछ राइस जो है वो मार्केट में सेल कर देता है। ठीक है, तो अब जो उसने राइस प्रोड्यूस किया है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, ये पार्ट होगा हमारे नेशनल इनकम का, क्योंकि ये प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन है। इसके लिए अगर सपोज वो राइस प्रोड्यूस नहीं करता तो बाहर से राइस खरीदता, राइट, लेकिन वो अभी खुद प्रोड्यूस कर रहा है तो उस प्रोडक्शन को हम इंक्लूड करेंगे हमारे वैल्यू ऑफ आउटपुट में, इवन दो वो उस पर कोई प्राइस पे नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इकोनॉमी में वैल्यू ऐड कर रहा है। इसलिए प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल नॉट बी इंक्लूडेड। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की ये है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद की खाने के लिए चीज़ जो हम अपने आप से बना रहे हैं और खुद खा रहे हैं वो हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन सर्विसेज इंक्लूड नहीं करेंगे। सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। बाय फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग अबाउट हाउस वाइफ, किचन, गार्डनिंग, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट अ पार्ट। वाई? क्योंकि हम इसके लिए किसी को इनकम पे नहीं कर रहे हैं। इनकम इज़ नॉट पेड फॉर सच गुड्स, दैट्स वाई इनकी वैल्यू भी इंक्लूड नहीं होगी। सो ये 4 प्रिकॉशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान देने के लिए। सो प्लीज़ कीप देम इन माइंड, रिवाइज एंड प्लीज़ मेक नोट्स ऑफ दीज थिंग्स। जो ये नोट्स में मेंशन है टॉपिक्स, दीज आर मोर देन इनफ। मुझे बहुत बार इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट आते हैं बच्चों के कि मैम नोट्स प्रोवाइड कर दो, तो यही नोट्स हैं क्लास। इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझने की भी ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप इसी को ही नोट डाउन कर लोगे तो आपके लिए मोर देन इनफ है। देयर इज़ नो नीड टू फॉलो 20,000 पेजेस फॉर वन टॉपिक। ठीक है, सो दिस इज़ द बेस्ट वी हैव प्रोवाइडेड यू। इससे ज़्यादा आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। If you still require something, you can just message me on Instagram. The handle is given below, Adamiko Official. And any more doubts you have, please comment in the comment section. Please like, share and subscribe to our channel. Hope you like this video. And stay tuned for the next video. Next video में हम बात करेंगे about the numericals. हम solve करेंगे numericals इस method के. So please stay tuned. Thank you.